स्टूडेंट्स, माय नेम इज मानसी भट्टाचार्य। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कॉमर्स चैप्टर फर्स्ट बीएसटी का क्लास 11th का। इसका हमने पहले ही एक और वीडियो अपलोड हो चुका है, आपने देखा होगा, जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कॉमर्स का कि आखिर कॉमर्स क्या होता है। आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज की है, उसमें आपने क्या क्या पढ़ने वाले हो, मतलब एक छोटा मोटा डिटेल हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग रोड मैप ले चुके थे कि आखिर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग डिटेल में स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट बीएसटी का। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले जाके पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा माइंड मैपिंग हो जाएगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था और इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। ओके, चलिए, तो चैप्टर में सबसे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कॉमर्स मनी, हमने क्या बोला था? कॉमर्स मीन्स कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड हमको पढ़ना है ना। मनी कैसे कमाया जा सकता है? एक्टिविटीज के द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा। ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने बाइफरकेट किया था दो भागों में। क्या क्या? पहला पोर्शन था इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा पोर्शन था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हमने बात किया था जहां पे हमारा मोटिव क्या होता है? पैसा अर्न करना होता है ना। तो सिर्फ समझना तो है नहीं, एग्जाम में आपको लिखना भी है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसका डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल टू अर्न मनी। जैसा मैंने आपसे कहा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? टू अर्न मनी, पैसा अर्न करने के लिए। ओके, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज टू अर्न मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में बी बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यही हमने बात किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, जहां पे हमारा मोटिव जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, वो मनी अर्न करना होता है। कैसे अर्न कर सकते हैं मनी? हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन भागों में तोड़ दिया था, छोटे छोटे हिस्सों में। पहला था बिजनेस, दूसरा था प्रोफेशन और तीसरा था एम्प्लॉयमेंट। ओके, दूसरी एक्टिविटी होती है हमारी, अच्छा इसके हम कुछ अगर एग्जांपल जानना चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी का, पहले एग्जांपल जान लेते हैं। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? पैसा अर्न करना। अ टीचर टीचिंग इन क्लास, टीचर पढ़ा रहा है क्लास में। डॉक्टर रन्स हिज ओन क्लिनिक। प्रैक्टिस ऑफ अ लॉयर, फार्मर, एक्टिविटी बिजनेसमैन। ये सारे क्या है? आखिर इंसान काम कर क्यों रहा है? कोई भी पर्सन क्यों काम कर रहा है? मनी अर्न करने के लिए। तो ये सारी एक्टिविटीज कैसी एक्टिविटीज होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, चलिए दूसरी एक्टिविटी क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां पे हमारा जो मोटिव होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, उसका एम मनी अर्न करना या पैसा अर्न करना नहीं होता है। ओके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारा जो मेन एम होता है वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है। हमने बात की थी, जैसे आपके पेरेंट्स आपकी देखभाल करते हैं, मम्मी हमारे लिए इतना सारा काम करती है, हमारा देखभाल करती है, बदले में पैसा थोड़ी चार्ज करती है। या हम लोग हॉस्पिटल, मंदिर में जाते हैं, है ना, दर्शन करने जाते हैं, किसी की हेल्प करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज कैसी एक्टिविटीज होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विदाउट द इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी। यही कहा कि विदाउट द इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी, पैसा अर्न करने के लिए हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं करते। ओके, दे आर डन बाय गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन और एज अ हॉबी, मतलब साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन करने के लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेइंग फुटबॉल। ओके, उसके बाद गार्डनिंग, उसके बाद हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। अब देखिए, अगर आप, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम लिखा है प्लेइंग फुटबॉल। ओके, अगर आप फुटबॉल को एज योर करियर चूज किए हो, आपका मेन काम ही फुटबॉल खेलना है या क्रिकेट खेलना है या कोई भी गेम हो, उस केस में वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। क्यों? क्योंकि आपने वो एक्टिविटी चूज की है टू अर्न योर लाइवलीहुड। अपनी लाइफ को चलाने के लिए आपने उसको क्या किया है? चूज किया है। लेकिन जब आप हॉबी के रूप में खेलते हो कि क्लासेस खत्म हो गई, चल चल के खेलते हैं, है ना, वो एक्टिविटीज कैसी होती है? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। ओके, ठीक। तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तीन भागों में बांटा। क्या क्या बांटा था? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिलीजियस, ठीक है, पेट्रियोटिक, सोशल, पेरेंटिंग, कुछ भी आप कह सकते हो। ओके, पहला क्या था? बिजनेस। अब बिजनेस के बारे में हमने आपके पिछले वीडियो में बात की थी कि बिजनेस क्या होता है। ठीक, देखिए, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड आउट रेगुलरली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ओके, देखिए,
अर्निंग प्रॉफिट ये तो क्लियर है, हाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी है मतलब पैसा अर्न करने के लिए ही एक्टिविटीज होगी, है ना, पैसा अर्न करने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बिजनेस कैसी एक्टिविटी होती है, रेगुलर एक्टिविटी होती है। आप कहोगे मैम इसका क्या मतलब है, रेगुलर एक्टिविटी का क्या मतलब है? देखिए जैसे हम लोग अब क्लास 11 में पहुंच गए, आप लोग क्लास 11 में हो, तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो लोग अपने प्रीवियस ईयर के बुक्स क्या कर देते हैं, दूसरे किसी बच्चे को सेकंड हैंड में सेल कर देते हैं, है ना, करते हैं कुछ बच्चे। तो जो बच्चे अपना बुक सेकंड हैंड में सेल कर रहे हैं वो क्या ये कहेंगे कि भैया हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हम तो बिजनेसमैन हैं, हमने तो बिजनेस किया? नहीं ना, क्योंकि वो एक्टिविटी एक बार हुई, आपने पैसा कमाया डेफिनेटली, लेकिन क्या उसका वो रेगुलर है, क्या वही आपका मेन काम है? नहीं ना। तो बिजनेस वो एक्टिविटीज होती है जहां पे अर्निंग प्रॉफिट के साथ साथ रेगुलरिटी होना जरूरी है, रेगुलर टास्क का होना जरूरी है। ओके, Business carries element of risk and uncertainties। बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होना कंपलसरी है, चाहे आप कितना बड़ा से बड़ा बिजनेस कर लो या आप छोटे से छोटा बिजनेस कर लो, हर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता ही होता है, ठीक है। अब बड़ा बिजनेस बड़ा रिस्क, छोटा बिजनेस छोटा रिस्क, लेकिन रिस्क तो होगा। रिस्क का क्या मतलब है, आपको एक गारंटी तो नहीं है ना कि हाँ प्रॉफिट अर्न होगा ही होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो रिस्क बना रहता है बिजनेस में हमेशा। इट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। यही बात हमने की थी आपके पिछले वीडियो में, है ना, कि बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। परचेज मतलब मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो, जैसे कुछ शॉप ओनर्स होते हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, या आप एग्जांपल लीजिए कोई भी छोटे मोटे मिठाइयों की दुकानों का, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो मिठाइयाँ खुद से बनाते हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं मिठाइयों को और फिर उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड सेल हो गया। कुछ दुकानदार क्या करते हैं, कहीं दूसरी जगह से परचेज करके लाते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो परचेज एंड सेल्स भी हो गया। इसका मतलब बिजनेस में प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल्स तीनों हो सकता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, माइनिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर बिजनेस एक्टिविटीज। ये सारी चीजें बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होती है। हमने उस दिन बाइफरकेट किया था, अगर आपने देखा है वीडियो तो, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस, अब बात करते हैं कि बिजनेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई पूछा क्वेश्चन जाएगा आप कहोगे कि हाँ हमने चार्ट पढ़ा है हम वही चार्ट बना देंगे एग्जाम के कॉपी में, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है, तो आंसर्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, तो फीचर्स जब हम लोग लिखेंगे तो फीचर्स में क्या होगा, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यही तो बात कर रहे हैं कि बिजनेस है क्या, बिजनेस तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है। तो पहला फीचर क्या हो गया कि बिजनेस जो है वो लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी कैसी होती, दूसरा क्या इसका फीचर है, प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन होगा, परचेज होगा या सेल्स होगा, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का थर्ड पॉइंट भी देखिए यही है कि सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल करेंगे, अरे गुड्स बना के थोड़ी भर के रखना है अपने गोदामों में, भर के रख के हम क्या करेंगे, हमको प्रॉफिट तब ना अर्न होगा, पैसा तब ना अर्न होगा जब हम गुड्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल भी क्या होता है, बिजनेस का एक फीचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। रेगुलरिटी अभी बताया जैसे आपको एग्जांपल कि बिजनेस तभी होगा जब कोई एक्टिविटी क्या होगी, रेगुलर होगी। एक दिन के लिए किया गया काम बिजनेस नहीं कहलाएगा। जैसे एक दिन आपने बुक्स बेच दी है सेकेंड हैंड में, या एक दिन के लिए आपने कोई काम कर लिया, वो बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। बिजनेस होने के लिए रेगुलरिटी का होना कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट मोटिव। हमारा मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, पैसा अर्न करना। अरे कॉमर्स ले गए हैं ना हमने, तो कॉमर्स वाले वैसे ही कहा जाता है कि कॉमर्स वाले तो बिना प्रॉफिट के या फिर बिना किसी उद्देश्य के वो क्या करते हैं, वो बात तक नहीं करते। जब तक प्रॉफिट नहीं है तब तक हम लोग बात भी नहीं करेंगे। तो मतलब सिंपल इतना है कि बिजनेस का मतलब ही क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। अब प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिमाग में मोटिव क्या रहेगा कि हाँ प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। बिजनेस है, बिजनेस में अभी बोला आपको कि प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। तो जहां पे भी अनसर्टेनिटी होगी कि हमको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वहां पे रिस्क इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। यही बोला अभी, देखिए सारे पॉइंट्स एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अनसर्टनिटी ऑफ रिटर्न, अनसर्टनिटी है, कैसे अनसर्टनिटी है कि हमको प्रॉफिट हो भी सकता है, हमको प्रॉफिट नहीं भी हो सकता है। सोचिए मैंने किसी को उधार में कोई सामान बेच दिया, ठीक है, अब वो पर्सन हमको पैसे दे भी सकता है,
नहीं भी दे सकता है ना। तो यह क्या है, अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न्स, कि प्रॉफिट होगा नहीं होगा ये कोई कंफर्मेशन नहीं रहती है। नेक्स्ट क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। कोई भी गुड्स जब होती है वो क्या कर रही है, हमारा सेटिस्फैक्शन, हमको जो भी नीड्स है, ह्यूमन वांट्स है, ह्यूमन नीड्स है, उसको क्या करना होता है, गुड्स के जरिए सेटिस्फाई करना होता है। मतलब गुड्स का मेन एम ही क्या होता है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, बात की थी हमने कि प्रोफेशन वो एक्टिविटीज होती है जहाँ पे किसी टाइप का कोई ना कोई स्पेशल नॉलेज या कोई ना कोई स्पेशल स्किल्स हमको ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन इन विच एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल ऑफ अ पर्सन इज नेसेसरी। यही बात की, स्पेशल नॉलेज या स्किल ज़रूरत होती है। It involves rendering of personal services of a special and expert nature। मतलब जैसे बोला था कि डॉक्टर है या कोई लॉयर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई भी प्रोफेशन है, ठीक है, टीचर है, यहाँ पे क्या होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे सर्विस रेंडर की जा रही है। जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या डॉक्टर के पास जा रहे हो या वकील के पास जा रहे हो, वो आपको क्या देते हैं, वो कोई ना कोई सर्विस देते हैं, है ना। जैसे आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो इस टीचिंग के माध्यम से, उसको आप क्या देख छू सक रहे हो। मैं अभी आपको मैम हाँ वीडियो तो देख पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, नहीं, जो एक्सपीरियंस आप गैदर कर रहे हो, क्या इसको आप कैद कर सकते हो, नहीं। हम आपको कोई सामान तो बेच नहीं रहे, हम आपको क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस दे रहे हैं। एक्सपीरियंस मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो सर्विसेज देने के लिए क्या होती है, कुछ ना कुछ स्पेशल नॉलेज, स्किल, कुछ एक्सपर्ट टाइप के नेचर हमारी अंदर होना ज़रूरी है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं। जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो वो 10 साल पढ़ाई करता है ना, लंबा चौड़ा पढ़ाई करता है, प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो डॉक्टर बनता है, हमारा इलाज करता है। नहीं तो पता चला हम लोग गए हार्ट की सर्जरी करवाने, वो किडनी उडनी निकाल के रख दिया। मतलब अगर पढ़ाई नहीं है तो क्या करेगा, है ना, कुछ भी गड़बड़ कर देगा। तो क्या ज़रूरी है, डिग्री या फिर नॉलेज या फिर स्किल्स होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट। 3 भागों में बांटा था ना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बात की थी हमने कि 2 पार्टीज या 2 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। एक पर्सन होता है जो काम करवाता है ना, दूसरा पर्सन होता है जो काम करता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट देखिए क्या लिखा है, एम्प्लॉयमेंट रेफर टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स रेगुलरली एंड गेट सैलरी और वेजेस इन रिटर्न। यही बात हुई कि एक पर्सन काम करवाएगा, एक पर्सन काम करेगा। ठीक है, बदले में जो पर्सन काम करवा रहा है और जो पर्सन काम कर रहा है उसको क्या प्रोवाइड करेगा, सैलरी या वेजेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में जॉब बोल देते हैं ना, कि हम जॉब कर रहे हैं। जॉब करने का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम किसी दूसरे पर्सन की जगह पे काम कर रहे हैं, वो हमको क्या देगा, वो हमको सैलरी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके बारे में अगर आता है एग्जाम में कभी कभी डिफरेंस लिखने को, कि क्या डिफरेंस होता है बिजनेस प्रोफेशन में, या क्या डिफरेंस होता है प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में, या तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस देखिएगा। अ बिजनेस कैन स्टार्ट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे आपका मन किया आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, प्रोफेशन में देखिए क्या लिखा है, अ पर्सन कैन एंगेज इन हिज प्रोफेशन ओनली आफ्टर गेटिंग मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी। अब ये इसका क्या मतलब है समझिए। जैसे आपने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, ठीक है, तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद या आपकी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको एक मेंबरशिप लेनी होती है। जैसे जो वकील होते हैं उनको बार काउंसिल में रजिस्टर होना पड़ता है ना। तो इस तरह की मेंबरशिप के बाद आप क्या कर सकते हो, अपना जो सर्विस है वो देना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बिजनेस में क्या है, बिजनेस में हमारे पास कैपिटल आया, हमारे पास आइडिया आया, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसके लिए कोई मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या दिया है, एन एम्प्लॉय कैन वर्क इन an office only after getting appointment letter from his employer। Definitely appointment letter मतलब जब तक हमारा जो employer है वो हमको appointment letter नहीं provide करवाता, इसका मतलब जब तक कि वो हमको appoint नहीं करवाता कि हाँ आज से आप हमारे यहाँ पे काम करोगे, तब तक हम लोग वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं होते हैं। तो एम्प्लॉय होने के लिए या एम्प्लॉयमेंट होने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर होना मतलब कि अपॉइंट किए जाने का होना क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखिए, नेचर क्या दिया है, प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसमें होता है, बिजनेस में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं। ठीक है, प्रोफेशन में क्या दिया है, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोग प्रोफेशन में। और एम्प्लॉयमेंट के में क्या दिया है, परफॉर्मिंग द वर्क असाइंड बाय द एम्प्लॉयर, जो वर्क हमको हमारा एम्प्लॉयर या हमारा जो भी अथॉरिटी है वो असाइन करेगा, वो काम हमको करना पड़ेगा किसमें, एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है,
क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, देखिए तो नो और मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस। बिजनेस में या तो नहीं या तो मिनिमम, मतलब एक ठीक है थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन है चल जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रोफेशर में स्पेशलाइज्ड नॉलेज और डिग्री का होना या ट्रेनिंग का होना क्या होता है, कंपलसरी है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या है, इन एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर सोचिए आपके स्कूल में कॉमर्स का टीचर चाहिए तो हमेशा स्कूल वाले चाहेंगे कि जो भी टीचर है वो कॉमर्स की, उसके पास डिग्री हो, उसके पास कॉमर्स की नॉलेज हो, ठीक है। तो वो बीकॉम मांगेगा, एमकॉम मांगेगा या बीकॉम एमकॉम के साथ बीएड मांगेगा, जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब कॉमर्स के टीचर के लिए वो किसी साइंस के पर्सन को नहीं अपॉइंट करेंगे, वो तो जो भी क्वालिफिकेशन होगी वो डिसाइड करेगा, आपकी जो अथॉरिटी है या जो भी हमारा एम्प्लॉयर है वो डिसाइड करेगा कि उसको किस क्वालिफिकेशन का पर्सन चाहिए अपने यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड। बिजनेस का रिवॉर्ड क्या होता है, प्रॉफिट। बिजनेस करने के बदले में क्या मिलता है हमको, प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन का क्या होता है, फीस। डॉक्टर को फीस चुकाती हो, टीचर को फीस चुकाती हो, है ना, वकील को फीस चुकाती हो। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, वेजेस एंड सैलरी। काम करने के बदले में क्या मिलता है, लोगों को सैलरी मिलती है। रिस्क देखिए, बिजनेस में हाई रिस्क होता है, जितना बड़ा रिस्क उतना ज़्यादा, बोलते हैं ना मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना रहती है। प्रोफेशन में क्या है, फीस इज जनरली रेगुलर सो देयर इज वेरी लिटिल रिस्क। फीस क्या होता है, डिसाइडेड होता है। हाँ, कोई सामने वाला पैसा लेके भाग गया वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन रिस्क क्या है, मिनिमम है। क्यों, क्योंकि फीस जो है वो क्या है, डिसाइडेड होती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, इट इज सैलरी इज फिक्स्ड एंड रेगुलर सो देयर इज नो रिस्क। सैलरी फिक्स है, ओके, रेगुलर है, इसलिए रिस्क न के बराबर होता है, हाँ, ठीक है। एम्प्लॉयर पैसा न दे वो बात अलग हो जाती है, लेकिन हाँ इसमें रिस्क इन्वॉल्व कम होता है या ना के बराबर होता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में देखिए क्या है, वी कैन सेल द ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस टू अनदर पर्सन। हम अपना पूरा का पूरा बिजनेस क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन को सेल कर सकते हैं, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल इन प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या सेल करेंगे, हमारे पास जो भी है हमारा नॉलेज है ना, डॉक्टर के पास जो भी है उसका नॉलेज है, टीचर के पास जो भी है उसका नॉलेज, हम क्या सेल करेंगे, ठीक है। बिजनेस में तो अब चलो बिजनेस सेल कर दिया, मेरा बड़ा सा फैक्ट्री है, दुकान है, सब उठा के सेल कर दिया, पॉसिबल है। प्रोफेशन में क्या सेल करोगे, आपकी तो नॉलेज ही है, नॉलेज यहाँ से कैसे निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट में देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या सेल करना का विचार रहता है, एम्प्लॉयमेंट में तो हम काम कर रहे हैं किसी के, वहाँ पे सेल क्या करेंगे, दूसरे का वैसे ही जगह है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखिए, इन बिजनेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। बिजनेस में पैसा लगाओगे तभी बिजनेस स्टार्ट होगा, तभी बिजनेस चलेगा। प्रोफेशन में क्या होता है, इन प्रोफेशन लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस। हाँ, जैसे आपको क्लिनिक खोलनी है, डॉक्टर है वो क्लिनिक खोल रहा है, टीचर है अपना कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोल रहा है, उस केसेस में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, लेकिन बिजनेस के कंपैरिजनली वो कम होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में देखिए, इन एम्प्लॉयमेंट नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। अरे हम कहीं जॉब करने के लिए जाएंगे तो हमारे एम्प्लॉयर थोड़ी बोलेगा चलो हमारे यहाँ पे 10 लाख रुपए लगाओ पहले, ठीक है, अच्छा सा पहले बिल्डिंग बनवाओ तो हम आपको काम देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट, कोड और कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। इन बिजनेस देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड। मतलब कोई डिसाइडेड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। हाँ, आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, ये बात अलग है, लेकिन डिसाइडेड कोई एकदम लिखा हुआ कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, ठीक है। प्रोफेशन में देखिए, इन प्रोफेशन प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड। कुछ प्रोफेशनल कोड होते हैं, जैसे डॉक्टर्स का होता है कि हाँ डॉक्टर के पास जो भी पर्सन आएगा उसको इलाज करना कंपलसरी मतलब करना होता है, ठीक है। तो इस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशंस में होते हैं, बिजनेस में नॉर्मली नहीं होते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के केस में नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो भी कहेगा, जो भी रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स डिसाइडेड करेगा वही करना है हमको, एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग सारा काम चलेगा प्रोफेशन के अंदर, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा, बिजनेस को हम लोग 2 भागों में बांट रहे थे। पहला क्या था, पहला था इंडस्ट्री, दूसरा क्या था, दूसरा था कॉमर्स, ठीक है। तो इंडस्ट्री की बात करेंगे। इंडस्ट्री कौन सी जगह होती है, इंडस्ट्री वो प्लेस होता है जहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किसी फिनिश प्रोडक्ट में, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बताया था ना, आपको याद है अगर वीडियो देखा है आपने, कि क्या बोला था कि हमारे पास वीट है, गेहूँ है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल हो गया, हम उसी वीट को कन्वर्ट कर रहे हैं बिस्किट्स में, ठीक है, वो क्या हो गया, वो तो फिनिश प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो कन्वर्जन है रॉ मटेरियल का फिनिश प्रोडक्ट में, ये कन्वर्जन कहाँ होता है, ये कन्वर्जन होता है इंडस्ट्रीज में, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, It is a part of business activities which is concerned with production of goods and extraction of materials. Production of goods, ठीक है,
गुड्स को प्रोड्यूस करना है। इट इंक्लूड्स बिजनेस एक्टिविटीज लाइक राइजिंग एंड प्रोसेसिंग नेचुरल रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली गुड्स, ये टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। बिजनेस को 3 भागों में हम लोग इंडस्ट्री को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर पाएंगे। क्या क्या है वो? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो सिंपल आप इतना ध्यान रखिए कि इंडस्ट्री का मतलब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना? फिनिश प्रोडक्ट में, ठीक है। मोटा मोटी इतना आप याद रखिए। कितने टाइप्स के होते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी कौन सी होती है? क्लास 10th में पढ़े हो ना, हम लोग पढ़े थे ना क्लास 10th में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी मतलब लगभग हम समझते थे कि प्राइमरी एक्टिविटीज या प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब एग्रीकल्चर, लगभग हमारे दिमाग में यही रहता था। सेकेंडरी का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। टर्शरी का मतलब क्या है? सर्विसेज, यही रहता था ना दिमाग में। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। इट इंक्लूड्स ऑल दोज बिजनेस एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, reproduction and development of living organism, plants, etc. Primary activities can be classified into 2, mainly extractive and genetic. देखिए, प्राइमरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ खेती करना या एग्रीकल्चर करना होता है, ऐसा नहीं है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जो भी मदर अर्थ ने, मदर नेचर ने हमको दे के रखा है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सब कुछ ऑलरेडी है, हमने कुछ नहीं बनाया, मदर नेचर ने ऑलरेडी हम लोग को सब कुछ प्रोवाइड किया है, हम बस उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या, कौन सी एक्टिविटीज़ में आती है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है, ठीक है। पहला क्या होता है? एक्सट्रैक्टिव। देखिए क्या लिखा है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचर सोर्सेज लाइक सॉइल, वाटर, एयर एक्सेट्रा। It extracts timber from forest, fish from sea, coal and iron from soil, etc. Primary activity supplies the raw material to manufacturing industries. अब देखिए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है, इसमें सब कुछ नेचर में है, ठीक है। ऑलरेडी सब कुछ नेचर ने हम लोग को प्रोवाइड करके रखा है, हम उसको क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और फिर उसको सेल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि कोल, ठीक है, कोयला, मिनरल्स जो हैं वो तो ऑलरेडी नेचर के, ऑलरेडी हमारे धरती के अंदर है। हम क्या कर रहे हैं? हमने बनाया है क्या कोल? हमने बनाया है पेट्रोल? नहीं, हम तो बस उसको निकाल रहे हैं, रिफाइन वगैरह कर रहे हैं, उसको क्या कर दे रहे हैं? सेल कर दे रहे हैं, ठीक है। फिशेज हो गया, सी में, समंदर में जो फिशेज ऑलरेडी है वो तो ऑलरेडी है ना, ईश्वर ने बनाया है। हमने क्या किया है उस फिशेज बनाने के लिए? हम बस क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मतलब टिम्बर, जंगलों में जो पेड़ उगते हैं, ठीक है, जो बांस के पेड़ वगैरह उगते हैं, हमने कुछ किया है क्या? हमने बनाया? हम लोग बस जंगल काटते फिर रहे हैं ना। मतलब इंसान क्या कर रहा है? इंसान बस सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। ईश्वर ने सब कुछ ऑलरेडी दिया है, हम क्या कर रहे हैं? उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी इंडस्ट्री का हिस्सा है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का। नेक्स्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री। अब जेनेटिक का मतलब देखिए, आप जब भी जेनेटिक इंडस्ट्री की बात ना जरा दिमाग में रखिएगा, कनेक्ट करना सीखिए। जैसे कि जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक मतलब जीन्स वो पहनने वाला नहीं, जीन्स मतलब यहाँ पे क्या है? जो हम लोग, जो पेरेंट्स का जो भी स्पेशलिटी है, जो भी फीचर्स है हम तक आया, किसके जरिए आया? जीन्स से आया, है ना। तो वो जीन्स पढ़ा है ना बायोलॉजी में आपने, तो जीन्स मतलब किस में होता है? अब इस टेबल, चेयर, कंप्यूटर, बोर्ड, इसका थोड़ी जीन्स इसमें है ना। जीन्स किस में होता है? लिविंग बींग्स में। तो जब भी किसी लिविंग बींग की बात आएगी, जब भी किसी लिविंग बींग के थ्रू हम लोग मनी अर्न करेंगे, वो किस में आएगा? वो आपका आएगा जेनेटिक इंडस्ट्री। देखिए क्या लिखा है, The industries which are concerned with reproduction मतलब दम बात समझिए कि सोचिए कोई पॉन्ड हमने बनाया, ठीक है, या तालाब हमने बनाया। अब यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने फिशेस को रखा, ठीक, 2-4 रखा, कुछ फिशेस बन गए, हम उसको क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पाला फिशेस को, ठीक है। या देखिए जैसे डेयरी फार्मिंग जो होती है, जहाँ पे हम लोग गाय भैंस, है ना, दूध दही जहाँ पे बनता है, तो वहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? लिविंग बीइंग के थ्रू पैसे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, जहाँ पे मुर्गियों को रखा जाता है, जहाँ पे अंडे वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है? लिविंग बीइंग के थ्रू बिजनेस चल रहा है, लिविंग बीइंग के थ्रू पैसा कमाया जा रहा है ना। तो जहाँ पे भी लिविंग बीइंग के थ्रू, जैसे आप इमेजेस देख सक रहे हो, इमेजेस में क्या दिया है आपको? डेरियन दिख रहा है आपको, वो नर्सरी दिख रहा है, ठीक है, आपको फिशेस दिख रही है। यहाँ पे चेन्स मतलब क्या? लिविंग बीइंग के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? पैसे अर्न कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी कंप्लीट। प्राइमरी में 2 हिस्से थे, क्या क्या थे बताइए जल्दी से? प्राइमरी में क्या क्या थे? एक था एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरा था
जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री मतलब देखिए क्या लिखा है, दीज इंडस्ट्रीज एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, रोड्स एक्सेट्रा। सेकेंडरी इंडस्ट्री आर द रॉ मटेरियल supplied by the primary industry. Secondary industries can be further subdivided into manufacturing industry और constructive industry, ठीक है। मतलब secondary industry का मतलब है इस इंडस्ट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक हो रहा है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरा होता है आपका कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जहां पे हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स एंड क्रिएट फॉर्म यूटिलिटीज। मतलब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में और उसके यूटिलिटीज को क्या किया, बढ़ा दिया। जैसे कॉटन को नेचर ने हमको कॉटन दिया है, ठीक है। कॉटन की जितनी यूटिलिटी है उससे कई गुना ज्यादा यूटिलिटी क्लोथ्स की होती है, ठीक है। कॉटन हमको नेचर ने प्रोवाइड किया, लेकिन हमने क्या किया, कॉटन को फैक्ट्रीज में ले गए, उसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, क्लोथ बनाने में। तो हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है। जैसे लिखा है, दे कन्वर्ट कॉटन इनटू टेक्सटाइल, ओके, टिम्बर इनटू फर्नीचर। फर्नीचर बनाने में हम क्या कर रहे हैं, लकड़ी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्नीचर और महंगा है ना। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, चेंज किया, कन्वर्ट किया, ठीक है। तो जहां पे भी हम लोग कन्वर्जन ला रहे हैं, जहां पे भी हम लोग रॉ मटेरियल को चेंज कर रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट्स में, वो कौन सी इंडस्ट्री हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो जाती है, ठीक है। चार तरह की होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब इन चारों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इन चारों से क्वेश्चंस रेज होते हैं, ठीक है। पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब समझिए, जब क्रूड ऑयल हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं ज़मीन से, ठीक है। क्रूड ऑयल पढ़ा है ना, अपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, साइंस में, फिजिक्स में। तो जब क्रूड ऑयल हम लोग निकालते हैं, क्रूड ऑयल को कई भागों में डिवाइड कर रहे हैं, प्रोसेस मतलब अलग अलग हिस्से बना रहे हैं। कैसे, पेट्रोल अलग निकल गया, डीजल अलग निकल गया, ठीक है, उसके बाद केरोसिन अलग निकल गया, नेचुरल गैसेस अलग निकल गया। मतलब समझिए, रॉ मटेरियल एक था, ओके, उस एक रॉ मटेरियल को हमने बांट दिया अलग 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 फिनिश प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो ये कौन सी इंडस्ट्री होती है, ये एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है, जहां पे एक रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट्स में हम लोग क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, ठीक है। दूसरी है सिंथेटिक इंडस्ट्री। ये थोड़ा सा बोल सकते हो ऑपोजिट है एनालिटिकल इंडस्ट्री का। यहाँ पे अलग अलग मटेरियल को मिला के एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे जैसे पेंट्स हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गए, यहाँ पे बहुत सारे, जैसे जो भी कॉस्मेटिक है, जो भी कॉस्मेटिक्स आप लोग यूज कर रहे हो, या पेंट हम लोग देखते हैं, ठीक है, या सोप बनते हैं, इसमें कई तरह के केमिकल मिलते हैं ना, कई तरह के केमिकल मिलके एक प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो ये कौन सा इंडस्ट्री होता है, ये सिंथेटिक इंडस्ट्री होता है। डिफरेंस समझ में आया दोनों में। एनालिटिकल में एक रॉ मटेरियल को कई फिनिश प्रोडक्ट में बांटा, ठीक है। सिंथेटिक में अलग अलग मटेरियल को मिला के एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया, ठीक। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, जब एक रॉ मटेरियल कई प्रोसेस से होके गुजरता है, वो कौन सी इंडस्ट्री कहलाती है, वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे शुगर केन, ठीक है, शुगर केन हमको मिला, शुगर केन से हमने क्या किया, शुगर बनाया। कैसे, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस चलता है बच्चों। जैसे कि पहले उसमें से उसका जो भी जूस होगा वो निकाला जाएगा, उसको सुखाया जाएगा, उसको शीट बनाया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, जो भी उसकी प्रोसेस होती है, ओके। तो मतलब जब जैसे कॉटन वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कॉटन हमको मिला पेड़ों से, उस कॉटन से पहले थ्रेड बनेगा, फिर उस थ्रेड से कपड़े बनेंगे, मतलब शीट्स बनेंगे, फिर उससे कपड़े बनेंगे। तो प्रोसेस, जहाँ पे एक लंबा सा प्रोसेस चलेगा, वो कौन सी इंडस्ट्री होती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री समझिए क्या होता है। असेंबली इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पे कई तरह के फिनिश प्रोडक्ट को मिला के एक और यूजफुल फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। कैसा, जैसे आपका कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर जो होता है उसका मॉनिटर अपने आप में एक फिनिश प्रोडक्ट है, उसका कीबोर्ड अपने आप में एक फिनिश प्रोडक्ट है, सीपीयू, उसका माउस, ये सब अपने आप में फिनिश प्रोडक्ट्स है ना। हमने क्या किया, उसको असेंबल किया, उसको जोड़ दिया, और अब उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीबोर्ड था, लेकिन जब वो कीबोर्ड कंप्यूटर में अटैच हो जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई ना बच्चों। बात आपको समझ में आ रही है। मतलब फिनिश प्रोडक्ट, अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और एक नया और ज़्यादा यूजफुल फिनिश प्रोडक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं।
ठीक है, तो चारों आपको समझ में आए। एनालिटिकल में एक रॉ मटेरियल से कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं। सिंथेटिक में अलग अलग मटेरियल को मिला के एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है। प्रोसेसिंग में एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस चलता है। और असेंबली इंडस्ट्री में क्या होता है, असेंबल करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जहां पे भी देखिए नाम ही है कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, तो जहां भी ईंट बालू सीमेंट ये सब आपके दिमाग में आए, हाँ आइडिया लगा लीजिएगा, वही क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। देखिए फोटोज भी वैसे ही दिए हुए हैं। क्या लिखा है, दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, रोड, canals, etc. The raw material required for these industries are supplied by manufacturing industries and extractive industries. Construction industries output are always immovable. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है immovable. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बच्चों जो भी बनता है आप उसको मूव कर सकते हो। कंप्यूटर है, मूव कर सकते हो, ठीक है, क्लॉथ है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, शुगर है, बिस्किट है, जो भी बन रहा है वो मूवेबल होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री से जो भी बनता है वो इमूवेबल होता है। बिल्डिंग है, ब्रिज है, रोड है, डैम है, कैसे मूव करोगे एक जगह से दूसरी जगह, इमूवेबल है ना। तो ये कौन सी इंडस्ट्री है, ये कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री मतलब सर्विसेज, जहां पे भी सर्विसेज आती है वो कौन सी इंडस्ट्री हो जाती है, वो टर्शरी इंडस्ट्री हो जाती है। जैसे कैसी कैसी सर्विसेज आती है, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारी आपकी टर्शरी इंडस्ट्री का हिस्सा है। ओके, सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। बिजनेस को हमने बांटा, बिजनेस मतलब इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब कॉमर्स के बारे में बात की थी हमने पिछले वाले वीडियो में कि कॉमर्स जो है वो टोटल है। जैसे कोई भी आपसे पूछे क्या है कॉमर्स, तो लेमन लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, डेफिनेशन अलग चीज होती है, आप बोल क्या सकते हो, कॉमर्स, कॉमर्स मतलब T+A है ना, T माने ट्रेड, A माने एड्स टू ट्रेड, ठीक है, जिसको हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कहते हैं। देखिए क्या लिखा है कॉमर्स के बारे में, कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन टर्म एज ट्रेड, ठीक है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रेड, दीज आर कॉल्ड एड्स टू ट्रेड, हेल्प, ठीक है, हेल्पर्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड इंक्लूड बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट एंड होलसेलिंग। मतलब ट्रेड मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज एंड सेल करना ट्रेड हो जाता है। एड्स टू ट्रेड क्या है, जो बिजनेस जो हेल्प कर रहा है किस चीज को, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने में, ठीक है, मतलब हमने गुड्स को बना लिया, वो बात ट्रेड में आ गई, चलो ठीक है, परचेज एंड सेल करना है, लेकिन सेल को बढ़ाएगा। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था ना लास्ट क्लास में कि सेल को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे माउंटेन ड्यू है, ठीक है, ऋतिक रोशन आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं माउंटेन ड्यू का, तो एक ऋतिक रोशन का चेहरा देख के हम लोग खरीद लेते हैं माउंटेन ड्यू। हाँ, ऋतिक रोशन बोल रहे हैं डर के आगे जीत है, इसका मतलब क्या है कि हाँ भैया पी लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। या फिर अगर कोई जैसे एडवर्टाइजमेंट आता है कि हाँ आप ये वाला क्रीम लगा लीजिए, आप एकदम गोरे हो जाओगे, और सबके सब लगे पड़े हैं वही खरीदने में, तो ये क्या कर रहा है, ये ट्रेड को बढ़ा रहा है। ये अपने आप में कुछ नहीं करते हैं एड्स टू ट्रेड, ये ट्रेड को बढ़ाते हैं, ठीक है। ट्रेड क्या होता है, देखिए क्या लिखा है, ट्रेड इज द सर्टेन एक्टिविटीज ऑफ कॉमर्स, ट्रेड रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इट इंक्लूड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट consumer. Traders are the connecting link between the producer and consumer. In the absence of trader, producers will have to go in search of consumer. Trade may be internal trade or external trade. अगर ट्रेडर नहीं होगा बीच में तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि हाँ कौन बिस्किट बना रहा है, कौन गेहूं बना रहा है, कौन क्या बना रहा है, चलो ढूंढते हैं, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा हमारे लिए। तो ये जो ट्रेडर है, ये जो बीच में जितने भी ट्रेडर्स है, ये हमारे लिए इस चीज को, टास्क को ईजी बनाते हैं। ओके, कितने टाइप्स के होते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। बात की थी हमने, इंटरनल ट्रेड का क्या मतलब होता है, कंट्री के बाउंड्री लाइन के अंदर, जैसे कि यूपी से महाराष्ट्र हो गया, यूपी से पंजाब हो गया, यूपी से तमिलनाडु हो गया। मतलब जब आप हमारी कंट्री के बाउंड्री लाइन के अंदर जब आप बिजनेस कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, सामान को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो कौन सा ट्रेड हो जाता है, इंटरनल ट्रेड हो जाता है, ठीक है। एड्स टू ट्रेड में क्या आ जाता है, या एक्सटर्नल की बात करते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड में क्या जाता है, एक्सटर्नल ट्रेड में जब हम कंट्री के बाउंड्री राउंड के बाहर जाते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड कह देते हैं, ठीक है, या फॉरेन ट्रेड कह देते हैं। यह बात याद रखिएगा, इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड भी कहा जाता है, डोमेस्टिक ट्रेड भी कहा जाता है, एक्सटर्नल ट्रेड को फॉरेन ट्रेड या कभी कभी इंटरनेशनल ट्रेड भी बोला जाता है, ठीक है। इंटरनल ट्रेड दो तरीके के होते हैं, होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर में लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स बिकते हैं, बात की थी हमने, और रिटेलर में स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स बिकती है। ओके,
फॉरेन ट्रेड कितने तरह के होते हैं? 3 तरीके के, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। ओके, इंपोर्ट में हम गुड्स परचेस करते हैं फ्रॉम एन अनदर, किसी कंट्री, किसी दूसरे कंट्री से जब हम गुड्स को परचेस करते हैं, वो कौन सा ट्रेड होता है? वो इंपोर्ट होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब हम गुड्स को बना लिया, अब हमको बेचना है किसी दूसरे कंट्री को, वो कैसा हो गया? वो एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। इंटरपोर्ट क्या होता है? एक तरफ से परचेस किया, दूसरे तरफ इसको सेल कर दिया। बात की थी हमने कि हमको ऑर्डर मिला था, है ना, वो लास्ट वाले वीडियो में हमने बात की थी, जापान से ऑर्डर मिला था हमको क्या करना था, वहाँ पे कम पड़ रहा था गुड्स, हमने चाइना से परचेस किया और 150 जो गुड्स बने थे उसको डिलीवर कर दिया। मतलब एक तरफ से परचेस करना, दूसरी तरफ उसको क्या कर देना? सेल कर देना। ये क्या होता है? इंटरपोर्ट होता है, ठीक है। एड्स टू ट्रेड की बात हम लोग कर ही चुके थे। ये क्या करता है? जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, ये क्या कर रहे हैं? ये अपने आप में कुछ नहीं कर रहे, ये ट्रेड को बढ़ा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ट्रेड को और ज़्यादा ग्रो करने में। जैसे एडवर्टाइजमेंट की बात की, जैसे कम्युनिकेशन है, अगर हम कम्युनिकेट ही न कर पाए, हमको गुड्स बेचने हैं किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे कंट्री में, अगर हम कम्युनिकेट ही न कर पाए वहाँ के सेलर से, बेचेंगे कैसे? ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, अगर भेज ही ना पाए गुड्स को बना के, तो ट्रेड बढ़ेगा कैसे? ठीक है। इंश्योरेंस, अगर हम लोगों को बोले ही नहीं कि हाँ भैया तुम रिस्क लो, हम हैं पीछे, इंश्योरेंस क्या करता है? इंश्योरेंस यही तो करता है, बैकअप प्लान दे रहा है कि आप लो रिस्क, हम हैं पीछे, लॉस हुआ तो क्या हुआ, हम लोग है ना। तो ये क्या कर रहा है? ये ट्रेड को बढ़ा रहा है। ओके। बैंकिंग, लोन प्रोवाइड करवा के हमको हेल्प कर रहा है कि नहीं आप बिजनेस को और आगे बढ़ाओ, आप ट्राई करो, हेल्प स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये सारे कौन से क्या हो गए? ये एड्स टू ट्रेड हो जाते हैं, जिसको हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका अभी का, क्या है ये? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस का? तो 2 तरह की ऑब्जेक्टिव्स होती है, एक होती है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब पैसा अर्न करने से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। पहला होता है अर्निंग प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव ही तो बिजनेस का यही है कि पैसा अर्न करना है, पैसा अर्न करने के लिए ही तो काम कर रहे हैं। तो पहला हो जाएगा अर्निंग प्रॉफिट। दूसरा है इनोवेशन। ये याद रखिएगा बच्चों, इनोवेशन बिजनेस का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। इनोवेशन मीन्स टू मेक समथिंग न्यू, कुछ अलग करना, कुछ नया बनाना। जैसे हम लोग बोलते भी है ना कि आप मार्केट में तभी तक टिकोगे जब तक आप कुछ नया करोगे। अगर आप वही पुरानी घिसी पिटी चीजों को लेकर चलते रहोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो जब तक आप कुछ नया नहीं बनाओगे, या जैसे हमारे मोबाइल फोन्स, हमारे लैपटॉप्स, ये सब क्या मांगते हैं? अपडेट मांगते हैं हर कुछ दिन में, है ना। ये इसका मतलब क्या है कि भैया कोई नया वर्जन आया है, उसको डाउनलोड करो, उसको अपलोड करो, है ना। इसका क्या मतलब है? मतलब न्यू, समथिंग न्यू। तो मार्केट में भी हमको अपने बिजनेस को चलाए रखने के लिए, खुद के एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपने टूथपेस्ट के वो देखे होंगे ना एड्स कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है, फिर कोई बोलेगा नहीं हमारे टूथपेस्ट में चारकोल है ना, नींबू है, पता नहीं क्या क्या जो भी है। तो ये क्या है? ये कुछ नया बनाने की कोशिश है, जिससे कि हम बिजनेस में क्या हो सके, मार्केट में क्या हो सके, बने रह सके, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। बिजनेस क्या करता है? कस्टमर क्रिएट करता है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को बनाता है। बिजनेस का काम ही है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाइए ताकि आप मार्केट में क्या कर सको, टिके रह सको, बने रह सको। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा बिजनेस। फिर वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, ठीक है। वर्कर के परफॉर्मेंस को मेजर करता है, वर्कर के परफॉर्मेंस को इनिशिएट करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इनिशिएट ले, ज्यादा से ज्यादा आप इन्वॉल्व हो बिजनेस में, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या है? सोसाइटी के लिए, हम जिस सोसाइटी में रह के काम कर रहे हैं उस सोसाइटी के लिए भी तो हमारा कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहां से हम हवा पानी सब कुछ मिल रहे हैं हमको, वहां के लिए भी तो हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव बनता है। क्या है? पहला देखिए, सप्लाई क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। क्वालिटी गुड्स, जो कि आज के टाइम पे सबसे मुश्किल बात है कि गुड्स जो हो वो क्या हो, क्वालिटी हो, सही हो, ठीक है। और सिर्फ क्वालिटी अच्छी ना हो बल्कि उसके प्राइसेस भी क्या हो, रीजनेबल हो। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ बहुत अच्छी गुड्स तो है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन प्राइसेस बहुत हाई है, मतलब हमारे छूने से बहुत ऊपर है। वैसा प्रोडक्ट नहीं बनाना है, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसका क्या हो, प्राइसेस भी रीजनेबल हो, एक नॉर्मल पर्सन, एक जो भी आम आदमी है वो उसको क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज मतलब क्या है? आप कंपेटिटिव सैलरी प्रोवाइड करिए अपने एम्प्लॉयज को, इंसेंटिव, बोनस, जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है वो प्रोवाइड करिए। मतलब सिंपल है, हमारे बिजनेस को चलाने वाला हमारा एम्प्लॉय है। अगर हम अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम सैलरी करेक्ट तरीके से प्रोवाइड नहीं करेंगे, अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, वर्कर क्यों रहेगा? वर्कर भाग जाएगा छोड़ के, ठीक है। तो वर्कर्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाना,
नेक्स्ट कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज मतलब क्या है? सोसाइटी के लिए काम करना, ठीक है, कम्युनिटी के लिए काम करना। तो जो भी हम लोग काम करेंगे वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करेंगे, तभी जाके हमारा बिजनेस क्या होगा, आगे चलेगा, ठीक है। इतना पोर्शन आप लोग कंप्लीट करिए। चैप्टर में अभी भी कुछ पोर्शन बचे हुए हैं, वो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।